नमस्कार दोस्तों। तो आज हम देखेंगे डीएलएड फर्स्ट ईयर प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश, जिसका यूनिट 1 का वीडियो ये थर्ड है। मैंने 2 वीडियो ऑलरेडी पहले बना रखा है, आप मेरे चैनल पर जाके दूसरे देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, कैसे इसका डेवलपमेंट हुआ, कैसे ये बनी। तो इंग्लिश लैंग्वेज जो वो बिलोंग करती है जर्मैनिक ब्रांच से, जिसमें लैटिन, फ्रांस और जर्मन लैंग्वेज का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहा है। और ये देख सकते हैं आप मैप में, जर्मन और फ्रांस से ये ब्रिटेन गई, मतलब यूरोपियन कंट्री में ही इंडो यूरोपियन लैंग्वेज है ये। ऐसे तो पूरे वर्ल्ड की बहुत सारे लैंग्वेजेस का इसमें वर्ड्स आपको मिल जाएगा। तो ये जो इसका हिस्ट्री है वो 3 भाग में बांटा गया है, मेनली ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश और अर्ली मॉडर्न इंग्लिश। चलिए इसे हम एक बार डिटेल में देखते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज जो है एक व्यंजन की तरह, जिसमें अलग अलग टाइम पे अलग अलग लैंग्वेज आके इंग्रेडिएंट्स की तरह मिलते रहें और वो लैंग्वेज का फॉर्म बन गया। ओल्ड बाइबल भी जो है वो लैटिन लैंग्वेज में लिखा हुआ है। और 55 BC में सबसे पहले इंग्लिश लैंग्वेज की नींव जो है वो रखी गई, जब रोमन इन्वेंशन हुआ। जब रोमन जो है वो इंग्लैंड गए और वहाँ उन्होंने लैटिन अपने साथ लैटिन लैंग्वेज लेके गए। इसके बाद आता है कि ओल्ड इंग्लिश कैसे फॉर्म किया। तो देखिए, सबसे पहले 5th सेंचुरी में जर्मैनिक ट्राइब था, वो जब इंग्लैंड गया तो अपने साथ एक लैंग्वेज लेके गया, तो जर्मन था। तो उसको जब ले गया तो ये जर्मन लैंग्वेज जो है वो इंग्लैंड वाले धीरे धीरे अडॉप्ट करने लगे और वो लैटिन के साथ धीरे धीरे मिल गया। मतलब ओल्ड इंग्लिश जो है यहीं से स्टार्ट हुआ, जब लैटिन और जर्मन लैंग्वेज मिल गया था। इसके बाद 6th सेंचुरी आता है, तो क्रिश्चियनिटी का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। तो उसके बाद जब क्रिश्चियनिटी को लेकर एक संत ऑगस्टिन थे, वो जब जाते हैं इंग्लैंड लेकर, तो अपने साथ बहुत सारे बुक्स लेके जाते हैं जो ग्रीक, हर्बियो और लैटिन में रहता है। तो उनके साथ ये तीनों लैंग्वेज भी इंग्लैंड जाता है और फिर वहाँ जाके ये तीनों लैंग्वेज भी इंग्लिश में मिल जाता है। फिर उसके बाद से 8th सेंचुरी आता है। 8th सेंचुरी में सैक्सन एक जगह है जर्मन का उस टाइम, तो वहाँ से जो है स्कैंडेवियन लोग जो होते हैं वो जो एक बहुत ही एक ट्राइब होता है, जो बहुत खूंखार ट्राइब होता है, वो जब इंग्लैंड जाता है तो वो अपना जो स्कैंडेवियन लैंग्वेज है वो लेके जाता है, जिसके साथ साथ वो जर्मन लैंग्वेज भी थोड़ा उसमें रहता है, क्योंकि ये जो स्कैंडेवियन लोग थे ये जो है नॉर्वे और इसके आसपास वाले जो पार्ट थे, डेनमार्क और स्वीडन वाले, वहाँ से बिलोंग करते थे। तो ये अपने साथ ये सारा लैंग्वेज लेके वहाँ जाते हैं और इसका भी बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस जो है वहाँ पड़ता है इंग्लैंड पे और इंग्लिश पे। और यहाँ पे ओल्ड इंग्लिश का जो पीरियड है वो ख़त्म होता है और मिडिल इंग्लिश का पीरियड स्टार्ट होता है। फिर इसके बाद जो मैंने कहा सेक्शन, जो लोग स्कैंडेवियन लोग थे उनका इन्फ्लुएंस आगे तक मिडिल इंग्लिश तक बना रहेगा। इसके बाद जो मेन टर्निंग पॉइंट आता है, द ब्रेक विद फ्रांस, जब फ्रांस लैंग्वेज पहली बार 1066 में इंग्लैंड जाता है और उसके साथ लैटिन भी जाता है, क्योंकि फ्रांस में भी थोड़ा मना लैटिन का वर्ड मिला हुआ था, इसलिए पहले लैटिन फ्रांस में मिलता है और फ्रांस से फिर वो इनडायरेक्टली इंग्लैंड जाता है दोबारा और फिर से इंग्लिश में जाके फ्रेंच और लैटिन लैंग्वेज जाके मिलता है। यहाँ पे जितना इन्फ्लुएंस जो है लैटिन लैंग्वेज का रहा है, जितना कंट्रीब्यूशन लैटिन लैंग्वेज का रहा है इंग्लिश में, उतना ही कंट्रीब्यूशन जो है वो फ्रेंच लैंग्वेज का भी रहा है। 29% दोनों जो है अपना अपना कंट्रीब्यूट करता है इंग्लिश लैंग्वेज में। बेसिकली फ्रेंच लैंग्वेज से जो है मेनली जो है वो फूड आइटम्स हैं, उसके नेम्स जो है वो ज़्यादा आए हैं। जैसे कि कुछ हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे हम लोग पॉर्क या फिर बीफ का यूज़ करते हैं, शेफ़ का यूज़ करते हैं, सिर्फ फ्रेंच वर्ड है। और यहाँ पे फिर 14th सेंचुरी में प्रिंटिंग प्रेस से दुनिया अवगत हो जाती है और उसके साथ साथ मॉडर्न वर्ल्ड और रेनेसेंस का जो है वो उदय होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं अर्ली मॉडर्न हिस्ट्री भी यहीं से स्टार्ट होता है। फिर धीरे धीरे नए नए आविष्कार होते हैं, जिसमें से कंपास का भी आविष्कार होता है और लोग जो हैं वो समुद्री मार्ग से एक जगह से दूसरी जगह जाने लगते हैं, जिसमें भी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट, कॉलोनीज़ का डेवलपमेंट करने लगते हैं ब्रिटिश लोग। और जिस कारण से इंग्लिश ना केवल यूरोप में बल्कि पूरा वर्ल्ड वाइड धीरे धीरे स्प्रेड होने लगता है। और फिर इसके बाद 18th सेंचुरी में, जैसा कि हम जानते हैं, अमेरिका का डिस्कवर करते हैं और यहाँ पर भी बहुत सारे न्यू वर्ड्स जो हैं वो इंग्लिश में जुड़ते हैं, क्योंकि ब्रिटिश लोग पोटैटो, चिली वगैरह वर्ड से पहले वो परिचित नहीं थे। ये सब जो है उनको अमेरिका जाने के बाद ही पता चलता है और वहाँ से भी बहुत सारे वर्ड इन लोग अपने इंग्लिश में ऐड करते हैं। फिर वैसे ही इंग्लिश में जो है हिंदी वर्ड्स बहुत सारे ऐड हुए, जैसे शैम्पू वगैरह हो गया, क्योंकि वो लोग जब यहाँ कॉलोनी इस्टेब्लिश करते हैं तो ये सब चीज़ें से जब वो इंट्रोड्यूस नहीं थे, तो यहाँ के भी गुरु वर्ड है, ये सारा वर्ड जो है फिर इंग्लिश में ऐड होता है। फिर इसके बाद यही जो पीरियड होता है वो शेक्सपियर का पीरियड होता है। यहीं पे जो है नॉवेल्स वगैरह लिखे जाने स्टार्ट हो जाते हैं।
और यहाँ पे अर्ली मॉडर्न हिस्ट्री जो है इंग्लिश का वो ख़त्म नहीं होता है और आज भी इंग्लिश में नए नए वर्ड्स जो हैं वो जुड़ते जा रहे हैं। हर रोज़ में कुछ ना कुछ डेवलपमेंट हो ही रहा है। अब हम देखते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज का क्या हिस्ट्री रहा है इंडिया में और कैसे इंडिया में इसका राइज़ हुआ, कैसे मॉडर्न एजुकेशन इंडिया में आया। इंडिया में इंग्लिश को बढ़ाने में 3 मेजर फैक्टर्स जो है अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। पहला तो ईस्ट इंडिया कंपनी, क्रिश्चियनिटी मिशन और इंडियन रिफॉर्म्स। तो चलिए इसमें अगर घुस के इसके डिटेल में देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो है 1813 में चार्टर एक्ट आता है, जिसमें जो है ये बोला जाता है कि हम 1 लाख रुपए देंगे इंडिया में इंग्लिश एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए। बट ये जो पैसा होता है वो 10 साल तक पहुंचता नहीं है, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं बीच में कुछ इश्यूज़ के कारण। पहला इशू जो रहता है एजुकेशन को लेकर, किस तरह का एजुकेशन दिया जाए, ट्रेडिशनल दिया जाए या फिर मॉडर्न जो साइंटिफिक है वो वाला दिया जाए। और दूसरा प्रॉब्लम जो होता है वो होता है मीडियम को लेकर के, कि जो हम लोग उसे इंग्लिश लैंग्वेज में दें या फिर वो उसका जो स्टेट लैंग्वेज है उसमें दिया जाए। तो इसी वजह से इस इश्यूज़ के कारण ये जो है ये जो चार्टर एक्ट है ये वहीं पे फिर रुक जाता है। फिर इसके बाद 1830 में थॉमस बेबिंगटन मैकॉले जो हैं वो रिप्लेस कर देते हैं फ़ारसी लैंग्वेज टू इंग्लिश लैंग्वेज इन ऑफिशियल वर्क्स। मतलब इंडिया के जितने भी ऑफिशियल वर्क्स थे अब वो इंग्लिश में होंगे, ये वो ऑर्डर दे देते हैं। इसके बाद फिर 1835 जब पीरियड आता है तो लॉर्ड विलियम बेंटिक जो हैं वो एक लॉ लाते हैं और वो कहते हैं कि इंडियन एजुकेशन में जो है वो अब इंग्लिश के द्वारा ही पढ़ाई होगा। और इंग्लिश, और वो उनका ये मानना था कि जो है मॉडर्न एजुकेशन का जो की है वो इंग्लिश ही है, ना कि अरेबिक और संस्कृत। इसलिए और वो कहते हैं इंग्लिश में जो है इंग्लिश का डेवलपमेंट होगा तभी इंडिया में भी डेवलपमेंट होगा। उनका पढ़ाने का तरीका ये बोला गया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो अपर क्लास को पढ़ाएगा और अपर क्लास के लोग जो हैं वो लोअर क्लास को पढ़ाएंगे, इंक्लूडिंग वुमेंस। इस थ्योरी को डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी कहा गया, कि धीरे धीरे ऊपर से लेकर नीचे तक क्लास जो है वो धीरे धीरे साफ होगा। फिर 1854 में वुड डिस्पैच नाम का एक लॉ आता है, जिसमें जो है वुड जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रेसिडेंट होते हैं और गवर्नर जनरल होते हैं ये डिस्पैच। तो इसमें ये कहा जाता है कि जो मीडियम ऑफ एजुकेशन है वो लोकल लैंग्वेज और इंग्लिश दोनों रखा जाए। गवर्नमेंट स्कूल बहुत जगह खुल जाते हैं ईच एंड एवरी डिस्ट्रिक्ट मोस्टली, एंड प्रमोट वुमेन एजुकेशन। यहाँ पे वुमेन एजुकेशन को भी प्रमोट किया जाता है। इंडिया में इंग्लिश का डेवलपमेंट है ना इसके बाद ही सबसे ज़्यादा होता है। ड्यूरिंग 1858 से लेके 1942 तक, इस बीच जो पीरियड है उस टाइम ना वो जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो ये बोलती है कि अगर आपको सिविल सर्विसेज में जाना है तो आपको ज़रूरी है इंग्लिश आना। इसलिए लोग जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ने लगते हैं फॉर सिविल सर्विसेज। आप जैसे कि जानते हैं सरकारी नौकरी इसी टाइम से जो है बहुत ज़्यादा फेमस हो गई थी और इसी वजह से यहाँ पे इंग्लिश का भी जो है बहुत ज़्यादा इन्हेंस होता है इंडिया में। इसके बाद आफ्टर इंडिपेंडेंस सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज जो इंग्लिश घोषित हो जाती है और इसे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या दर्जा मिला है चलिए हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो इंग्लिश के बारे में या फिर लैंग्वेज के बारे में मोस्टली हम आर्टिकल 343 से 355 तक 51 तक पढ़ेंगे। तो इसमें हम देखते हैं सबसे पहले लैंग्वेज ऑफ यूनियन, यानी कि संधि की क्या भाषा रहेगी इसके बारे में देखते हैं। तो इसके बारे में जो आर्टिकल 343 और 344 में बात, यहाँ पे हिंदी को जो है और देवनागरी स्क्रिप्ट जो ऑफिशियल लैंग्वेज बोल दिया गया और जो इंटरनेशनल नंबर है वही फॉर्म में यूज़ होगा इंडिया में। बट यहाँ पे जो है इंग्लिश को 15 साल के लिए जो है वो सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित किया जाता है और वो फिर आगे चल के 15 साल बाद चेंज नहीं होता है और वो कंटिन्यू ही इंग्लिश जो है हमारा सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज बन जाता है। इसके बाद आता है आर्टिकल 345 जिसमें हम रीजनल लैंग्वेज की बात करते हैं कि स्टेट्स की क्या लैंग्वेजेस रहेंगे। तो यहाँ पे है कि स्टेट जो है एक से ज़्यादा लैंग्वेज ले सकती है, मतलब या तो अपना स्टेट लैंग्वेज भी ले सकती है, हिंदी इंग्लिश दोनों ले सकती है, ठीक है। और फिर ये कहा जाता है कि एक स्टेट जो है और दूसरे स्टेट से वो जो है हिंदी या फिर इंग्लिश में बात करेगा, अपनी अपनी स्टेट लैंग्वेज में बात नहीं करेगा। और सेकंड ये कहा जाता है कि यूनियन से जो है नॉन हिंदी स्टेट जो है जो स्टेट लैंग्वेज लिया है या फिर इंग्लिश लैंग्वेज लिया है वो इंग्लिश में बात करेगा और जो ये हिंदी स्टेट है वो हिंदी में ही बात करेगा। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल जो है वो आर्टिकल है लेकर कोर्ट को और हाई कोर्ट को लेकर कि कोर्ट का क्या लैंग्वेज रहेगा, यानी कि लैंग्वेज ऑफ जुडिशरी, जिसमें है कि आर्टिकल 348 और 349 में बात किया गया है।
यहाँ पे आर्टिकल ये कहता है कि पार्लियामेंट में ये कुछ कहा ही नहीं गया कि हाई कोर्ट में कौन सा लैंग्वेज यूज़ होगा, इसलिए जो है इंग्लिश को ही कंटिन्यू रखा गया कि इंग्लिश में ही, जैसा पहले होता था सारे बिल्स एक्ट वगैरह पास होते थे इंग्लिश लैंग्वेज में, वही हाई कोर्ट में वही यूज़ होगा। और स्टेट कोर्ट में जो है वो रीजनल लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों में उन्हें शो करना पड़ेगा, इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। इसके बाद आता है आर्टिकल 350 और 51। 350 में ये कहा गया कि ऐसे कोर्ट का तो अपना अपना लैंग्वेज है, लेकिन अगर किसी पर्सनल को अपना खुद का उसका लैंग्वेज नहीं आता कोर्ट का लैंग्वेज, तो वो अपना जो उसका मदर टंग है वो उसमें अपना कंप्लेन और अपना विचार जो है वो व्यक्त कर सकता है यूनियन कोर्ट और स्टेट कोर्ट दोनों में। और 51 में ये कहा गया कि जो हर व्यक्ति का ये ड्यूटी होगा कि वो हिंदी को स्प्रेड करे और इसके डेवलपमेंट में अपना भागीदारी निभाए। अब हम देखते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज का क्या क्या अचीवमेंट है और प्रोफिशिएंसी में क्या अंतर है दोनों में। एक बार इसे हम डिटेल में देख लेते हैं। तो अगर हम बात करें अचीवमेंट की, तो अचीवमेंट मतलब होता है किसी चीज़ को अचीव करना, यानी कि एज अ स्टूडेंट आप कितना मतलब उस चीज़ को पढ़ चुके हैं, कितना उसमें आप लर्न कर चुके हैं। और अगर हम देखें प्रोफिशिएंसी का मतलब, तो एबिलिटी टू डू समथिंग वेरी वेल, मतलब आप उसमें सीख तो गए, लेकिन उसमें आप कितना अचीव तो कर ही लिए, लेकिन साथ ही आप उसे कितने अच्छे से उसमें अपना भागीदारी निभा रहे हैं, ये भी है प्रोफिशिएंसी। अगर मैं दूसरे तरह से कहूँ तो प्रोफिशिएंसी इज़ एबिलिटी टू यूज़ लैंग्वेज इन अ रियल वर्ल्ड सिचुएशन। अब कहने का मतलब ये है कि जब आप उस चीज़ को रियल लाइफ में जब फेस करते हैं तो आप उसे कितने अच्छे से तैयार हैं उसके लिए, यही प्रोफिशिएंसी है। अगर हम एग्जांपल देखकर बात करें तो एक जापान और इंडिया का हम कंपेयर कर सकते हैं। जापान में भी लोग इंग्लिश सीखते हैं, लेकिन वहाँ पे जितना फ्लुएंटली इंग्लिश हम लोग इंडिया में बोलते हैं उतना फ्लुएंटली उन लोग जापानीज़ लोग नहीं बोल पाते हैं, क्योंकि वहाँ बस केवल बिजनेस पर्पज़ के लिए ही उन लोग इंग्लिश लैंग्वेज सीखते हैं। बट इंडिया में एज ऑफिशियल लैंग्वेज क्योंकि इंग्लिश है, इसलिए यहाँ लोगों को सीखना पड़ता है फॉर जॉब्स और फॉर एनी अदर पर्पज़। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।